हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था संसाधन। आप लोगों को पता है कि संसाधन क्या होता है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि संसाधन हम किसे कहते हैं। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में अपन ने क्या पढ़ा था? भूमि, मृदा, जल, वनस्पति, ये सब किस में आता है? ये सब प्राकृतिक संसाधन में आता है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? जो मैंने आप लोगों को बताया था प्राकृतिक संसाधन में, जैसे भूमि है, मृदा है, जल है, ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा 2nd चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है, संसाधन से रिलेटेड, जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो जिसमें हम पहला क्या पढ़ेंगे? पहला हम पढ़ेंगे भूमि, यानी भूमि हम किसे कहते हैं। तो भूमि हम किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। यानी भूमि, पहले तो आता है कि हम भूमि कहते किसे हैं, है ना। भूमि हम किसे कहते हैं? तो भूमि का अर्थ, भूमि का अर्थ, भूमि का अर्थ क्या होता है कि जमीन में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो वही भूमि कहलाती है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं भूमि में ना, मिट्टी जिसको अपन बोलते हैं। तो भूमि जो है, एक बंजर भूमि मान लो या कुछ भी भूमि मान लो, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं, चाहे वो कण किसी के भी हो, जैसे छोटे छोटे कण मिट्टी के भी हो सकते हैं, जल के भी हो सकते हैं, जिसके भी, वो सब भूमि के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। तो भूमि में क्या होता है? जो हमारी जलवायु है उसके अनुसार हमारी भूमि क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। कहीं जलवायु शुष्क होती है, कहीं तापमान अधिक होता है, तो उससे क्या होता है? हमारी भूमि भी निरंतर बदलती हुई रहती है। मुख्यतः भूमि जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के अनुसार भूमि को हम लोगों ने क्या किया है? बांट रखा है। कहीं पर बहुत सारे जंगल मिलेंगे आपको, कहीं पर नदियाँ मिलेगी, कहीं पर सागर मिलेंगे, और कहीं पर क्या है? जनसंख्या निवास करती है। तो भूमि को हम लोगों ने अनेक भागों में बांट दिया है। अब आता है आप लोगों का भूमि का उपयोग, यानी भूमि को हम किस किस काम में लेते हैं। तो ये है भूमि का उपयोग, यानी जो भूमि है वो हमारे किस किस काम में आती है। भूमि का उपयोग हम लोग विभिन्न कार्यों के लिए लेते हैं, यानी जो हमारी भूमि है उसका उपयोग हम अनेक कार्यों के लिए करते हैं। जैसे कृषि है, खनन के लिए है, वानिकी के लिए है, सड़क, उद्योग आदि का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भूमि का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोगों को कृषि करनी है तो कृषि कहाँ करेंगे? हम समुद्र में करेंगे क्या? नहीं, हम लोग कहाँ करेंगे कृषि? हम लोग भूमि पर कृषि करेंगे। खनन खोदना है, हमें खान वगैरह खोदनी है, तो वो भी कहाँ खोदेंगे? हम भूमि के अंदर, यानी भूमि के नीचे हम उस खान को खोदेंगे। जैसे सड़क का निर्माण करना है तो सड़क भी हमें क्या करना है? भूमि के ऊपर ही उस सड़क को बनाना है। ठीक है। उद्योगों की स्थापना वो भी कहाँ होगी? भूमि पर ही होगी। साधारण से इसे भूमि उपयोग कहते हैं, यानी हम जिस काम में भूमि को उपयोग में लेते हैं उसे हम भूमि का उपयोग कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को जो है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है निजी भूमि। ठीक है। कौन सी है? निजी भूमि। पहला है निजी और दूसरा है सामुदायिक। पहला है निजी भूमि और दूसरा है सामुदायिक भूमि।
ठीक है। तो स्वामित्व भूमि पता चल गया आपको, भूमि हम किसे कहते हैं, ठीक है। भूमि का उपयोग हम किस किस काम में हम भूमि को उपयोग में लेते हैं। अब आता है स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निजी भूमि और दूसरा है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि हम किसे कहते हैं, जिसमें भूमि का जो स्वामी होता है यानी जमीन का जो मालिक होता है वो एक परिवार होता है, ठीक है। जैसे आपके परिवार में आपके पिताजी हैं, उनके पास क्या है 10 बीघा 20 बीघा जो भी जमीन है वो आपकी स्वयं की है। आप उस पर स्वयं क्या करोगे, आप खुद ही खेती करोगे। आपको जो कार्य करना है आपको खुद को, वो अपने आपकी खुद की निजी भूमि है, ठीक है। आपकी स्वयं की भूमि है, आपको जो भी उस पर कार्य करना है आप उस पर कर सकते हो। उस पर किसी का भी आधिपत्य स्थापित नहीं हो सकता, वो भूमि आपकी स्वयं की है, ठीक है। फिर आता है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि यानी समूह की भूमि, ठीक है। आप एक समूह में रहते हो, आप समाज में रहते हो। समूह किसे कहते हैं, जहाँ हम 20 से 40 लोग एक साथ रहते हैं, वो सामुदायिक कहलाता है। यानी समाज, जो हम समाज में रहते हैं, समाज में कितने लोग होते हैं, 100 200 400 जो भी होता है, वो क्या होता है, एक सामुदायिक भूमि होती है। यानी हम उस समाज में रह रहे हैं, तो जिस भूमि पर हम रह रहे हैं वो क्या होता है, सामुदायिक भूमि। यानी उस पर अपना आधिपत्य नहीं होता है, जो अलग लोग भी रह रहे हैं उनका भी आधिपत्य होता है, उनका भी उस भूमि पर हक होता है। यानी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा, पहला निजी भूमि और दूसरा है सामुदायिक भूमि, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो जनसंख्या बढ़ती है ना, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, भूमि अधिक चाहिए होती है। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, भूमि का अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं, भूमि को क्या कर रहे हैं, वो नष्ट कर रहे हैं। जैसे पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्रियाँ वो आदि स्थापित कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो वन्य जीव हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुँच रहा है, ठीक है। अब आता है भूमि संरक्षण। नेक्स्ट हमारा क्या है, भूमि संरक्षण। यानी जो हमारी भूमि है हम उसकी सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे, उसको सुरक्षित कैसे रखेंगे। भूमि का संरक्षण। हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है ना, तो अब प्रकृति भी क्या चाहती है, हमसे कुछ चाहती है ना, कि मानव क्या करे, प्रकृति का दोहन ना करे, उसे क्या करे, सुरक्षित रखे। तो हमारी भूमि है, हम लोग क्या करते हैं, भूमि पर अंधाधुंध अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मानव जीवन है, जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो हमें क्या करना है, भूमि का संरक्षण यानी भूमि को सुरक्षित रखना है। और वो हम कैसे रखेंगे, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको क्या करना है, हमें नियंत्रित करना है। और इसको नियंत्रित कौन करेगा, जो एक मानव है, हम मानव समाज में रहते हैं और हम मानव है, पशु पक्षी थोड़ी ना करेंगे जनसंख्या नियंत्रण, कौन करेगा, वो जो हम मानव है, हम समझदार है, ठीक है। हम लोगों में सोचने समझने की शक्ति होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितना हो सकता है जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको कम करेंगे। और भूमि जो कृषि योग्य है, जैसे मान लो कृषि योग्य भूमि है, उस पर हमें अधिक से अधिक कृषि करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, भूमि का संरक्षण होगा, भूमि ज़्यादा उपजाऊ बनेगी और अधिक से अधिक हमें फसल उत्पादन होगा। इसमें क्या होगा, जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे जल, मिट्टी, वायु, वनस्पति, किससे प्राप्त होती है हमें, ये सब हमें जो है भूमि से प्राप्त होती है, ठीक है। तो भूमि को अधिक से अधिक उर्वरक बनाना होगा, वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना होगा। जो बढ़ रही है जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि का जो दोहन बढ़ रहा है, उसे क्या होगा, हमें रोकना पड़ेगा। जो कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह है, उर्वरक वगैरह है, जैसे हम लोग खेती करते हैं उसके लिए क्या जरूरी होता है, खाद बीज वगैरह सब जरूरी होता है। उर्वरक जैसे अपन ने फसल उगाई, ठीक है, फसल के लिए क्या होगा, जैसे कीड़े नहीं लगे उसमें, फसल खराब नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें उर्वरक कीटनाशक वगैरह डालते हैं। तो मिट्टी में भी अगर हम कीटनाशक दवाइयाँ डालें तो हमारी मिट्टी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, हमारी भूमि जो है वो सुरक्षित रहेगी, उसका हनन या दोहन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको भूमि समझ में आ गया कि भूमि हम किसे कहते हैं, भूमि किस उपयोग में आती है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को हम कितने भागों में बांटा है और भूमि का संरक्षण हम कैसे करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। आगे हम पढ़ते हैं अब मृदा। मृदा यानी मिट्टी। मृदा आप लोग जानते हो, मृदा किसे कहते हैं हम, मृदा कहते हैं मिट्टी के, यानी जमीन में जो हमारी भूमि है उसके ऊपर जो एक ठोस परत जमी हुई होती है, ठीक है। अपन लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, भूमि के ऊपर जमी
ठोस परत को हम मृदा कहते हैं। यानी भूमि के ऊपर जो ठोस परत होती है, यानी जो कठोर परत होती है, ठीक है, जैसे जम जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मिट्टी या मृदा हम उसको कहते हैं। यानी मिट्टी क्या है? मिट्टी आप लोगों ने देखा होगा बहुत प्रकार की मिट्टी होती है ना, 5-6 प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, ये सब क्या है? अलग अलग जगह ये मिट्टियाँ पाई जाती है। तो मृदा आप लोगों को समझ में आ गया कि भूमि के ऊपर जो ठोस परत जमी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा, यानी मिट्टी हम उसको कहते हैं। और मृदा निर्माण में, जैसे मिट्टी के निर्माण में जैसे चट्टानें हैं, ठीक है, और खनिज है, जैविक पदार्थ है, इन सब का महत्वपूर्ण उपयोग माना गया है। किसमें? मृदा के अंतर्गत। तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यानी जो हमारी भूमि पर जो खनिज पाए जाते हैं, लवण है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है ना, और उनसे लोहा अयस्क है ना, उनसे क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बारिश के दिनों में नदियों से पानी बहकर आता है ना, उसके साथ वो कंकड़, पत्थर, पेड़ पौधे बहुत सारे बहाकर लाते हैं। तो उसमें क्या होता है? ऐसे वो परत आती है, पानी की परत, तो पानी तो बह जाता है, उसमें जो कंकड़ पत्थर वगैरह आते हैं वो एक ठोस परत के रूप में भूमि पर जम जाते हैं। तो उससे किसका निर्माण होता है? उससे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, अब आता है मृदा। आप लोगों को समझ में आ गई कि मृदा किसे कहते हैं? अब आता है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो हमारी मिट्टी है उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। पहला कारक है इसमें आपका, वो है जनक, सेल या रंग। जनक, सेल या रंग। दूसरा है जलवायु, तापमान, ऊर्जा। जलवायु, तापमान और ऊर्जा, ठीक है। थर्ड है आपका मृदा के संचय को निर्धारित उच्चावरण। फोर्थ है प्राणीजात और सूक्ष्म जीव। प्राणीजात व सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट है फिफ्थ, वो है समय और सिक्स है आपका, सॉरी फिफ्थ ही है, ठीक है। अब हम इनको समझेंगे कि ये क्या क्या चीज़ होती है, यानी मिट्टी जो है वो कैसे प्रभावित होती है, यानी मिट्टी अपना रंग रूप कैसे बदलती रहती है। पहला इसमें जनक, सेल या रंग, ठीक है। जनक, सेल यानी आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे मोटे जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो पृथ्वी, भूमि के अंदर, है ना, भूमि के अंदर फैल जाते हैं। उनके जो छोटे छोटे जीव होते हैं या उनके जो मांस वगैरह, हड्डियां वगैरह होती हैं, वो क्या करती है, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को अधिक प्रभावित करते हैं। यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को प्रभावित करते हैं। सेकेंड आता है जलवायु, तापमान और ऊर्जा, ठीक है। जलवायु यानी हर प्रदेश की जलवायु अलग अलग होती है, सेम जलवायु नहीं होती है। फिर तापमान कहीं उच्च होता है, कहीं निम्न होता है। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ तापमान निम्न होता है, और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ तापमान क्या होता है, उच्च होता है। यानी वहाँ पर बहुत तेज गर्मी होती है। जैसे ठंडे एरिया हैं अपने इधर, हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये क्या है, सब ठंडे एरिया। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जंगल है, तो वह यहाँ का तापमान क्या होता है, हमेशा निम्न होता है और ठंडा तापमान यहाँ पर रहता है। ऊर्जा है कि भूमि को कितनी बार होता है, ऊर्जा नहीं मिलती है, उपजाऊ नहीं होती है भूमि, ठीक है। मृदा जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होती है, तो कहीं कहीं खेती भी नहीं होती है। तो ये भी जो है हमारी मृदा को प्रभावित करते हैं। फिर आता है उच्चावरण, यानी जहाँ का उच्च वातावरण होता है, ठीक है। वातावरण कहीं निम्न वातावरण, कहीं उच्च वातावरण होता है, ठीक है। तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी में उसी प्रकार से उस मिट्टी को प्रभावित करते हैं।
फिर आता है प्राणी जात व सूक्ष्म जीव, यानी जो हम लोग प्राणी जात हैं, ठीक है, हम जो मानव है, हम मानव हैं, और सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव होते हैं, वो भी क्या करते हैं, मृदा को प्रभावित करते हैं। और फिर आता है समय। समय एक जैसा नहीं होता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, है ना, तो उसमें क्या होता है, वो भी मिट्टी को प्रभावित करते हैं। कभी इतना सूखा होता है, बारिश नहीं होती है, तो मिट्टी अपने आप प्रभावित होती है, और कभी इतनी तेज बारिश होती है कि मिट्टी अपने आप उपजाऊ होती है, इतने हरे भरे खेत हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये सब सारे मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक है। ये 5 कारक आप लोगों को बताए हैं कि मिट्टी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ये 5 कारक है: जनकशैल रंग, जलवायु, तापमान और ऊर्जा, समय, उच्चावरण, प्राणीजात व सूक्ष्म